ठीक है, तो अभी देखो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, सबसे पहले तो ना रिवॉल्यूशन शब्द का मतलब समझो। सबसे पहले रिवॉल्यूशन शब्द का मतलब समझ रहे हैं, सबसे पहले हम क्रांति शब्द का मतलब समझ रहे हैं। आप में से अगर कोई जानता है कि क्रांति किसको कहते हैं तो प्लीज एक बार बताइए कि क्रांति होता क्या है। अगर आप में से किसी को पता है कि क्रांति का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बताइए कि क्रांति का मतलब क्या होता है। देखो, क्रांति का मतलब ये होता है एक शासन पद्धति से दूसरी शासन पद्धति में बदलना। एक शासन पद्धति से आप किसी दूसरी शासन पद्धति में जब खुद को बदल रहे हो, तो जो ये चेंज होता है इसको क्रांति कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्रांति कहते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी फोकस कीजिए। एक शासन पद्धति से, एक पॉलिटिकल सिस्टम से जब आप दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम पे जा रहे हो तो उसको हम रिवोल्यूशन कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे अगर राजशाही है, कहीं पे राजतंत्र है, कहीं पे राजा का शक्ति चलता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, आपने उसको हटा के वहां पे अगर लोकतंत्र स्थापित कर दिया, डेमोक्रेसी स्थापित कर दी कि हम तो इलेक्शन से अपना जो लीडर है वो चुनेंगे, आपने लोकतंत्र स्थापित कर दिया, तो ये एक तरीके की क्रांति हो गई। अब जरूरी नहीं है क्रांति में लड़ाई ही होगी, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि क्रांति में लड़ाई ही होगी। ठीक है, जैसे हम शब्द डालते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, तो इसके अंदर ऐसा थोड़ी क्रांति का मतलब लोग मशाल लेके निकल रहे हैं, नहीं। ये कैसे थी, ये ब्लडलेस क्रांति थी, इसमें कोई रक्त नहीं बहा था, इसके अंदर सिर्फ आविष्कारों की क्रांति चल रही थी। क्रांति का मतलब होता है चेंज। जब एक शासन पद्धति से दूसरी शासन पद्धति में जब कोई बदलाव आता है तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ क्रांति हुई। लेकिन ज्यादातर जब 90% क्रांति जो है उसके अंदर हिंसा हुई है, उसके अंदर वायोलेंस रहा है। 90% रिवोल्यूशंस के अंदर पूरी दुनिया में देखा गया है कि कुछ ना कुछ वायलेंस, कुछ ना कुछ हिंसा रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्रांति हमेशा हिंसा लेके आएगी। जैसे औद्योगिक क्रांति के अंदर कोई भी हिंसा नहीं हुई, ये रक्त विहीन क्रांति थी, ये ब्लडलेस क्रांति थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमने रिवोल्यूशन शब्द समझ लिया, कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से कुछ एग्जाम्पल, कि जैसे आप देखोगे 1979 में ईरान के अंदर मोनार्की थी। क्या थी ईरान के अंदर? मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? राजतंत्र था, राजा का तंत्र था। वहां पे इससे बदल के थियोक्रेसी लेके आए। थियोक्रेसी क्या होता है? धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे शासन, कि अल्लाह के नाम पे शासन हो रहा है। ठीक है, धर्म के नाम पे शासन। वहां पे जो अल्लाह वाले लोग हैं, मतलब जो अल्लाह को मान रहे हैं, वो कहते हैं कि हम अल्लाह के दूत हैं और हम इस देश को चलाएंगे, मुस्लिम धर्म के अनुसार सारा काम होगा। 1979 में ईरान से मोनार्की से थियोक्रेसी आई, तो ये भी एक क्रांति थी। ठीक है, 2011 में ट्यूनीशिया में, 2011 में ट्यूनीशिया के अंदर अरब स्प्रिंग चल रहा है, वहां पे लोकतंत्र लाया गया, वो भी एक क्रांति थी। अभी पिछले साल आप देखोगे अफगानिस्तान के अंदर लोकतंत्र को हटा के तालिबान आ गया। लोकतंत्र को हटा के तालिबान, मतलब फिर से एक बड़ा बदलाव आया शासन पद्धति में, तो ये भी एक क्रांति है। तो क्रांति का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? चेंज। क्रांति का मतलब क्या हो गया? चेंज। एक शासन पद्धति से दूसरी शासन पद्धति में चेंज होना। अब हमारा टॉपिक क्या है? अमेरिकन रिवोल्यूशन, यानी अमेरिकन क्रांति। हमारा टॉपिक अमेरिकन रिवोल्यूशन। जो ये अमेरिकन रिवोल्यूशन था, ये आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन और ये पॉलिटिकल रिवोल्यूशन है। मतलब कि इसमें विचारों की क्रांति आई है, विचार बदल रहे थे लोगों के, विचारों की क्रांति। वो आपस में लोकतंत्र के बारे में बातें करते थे, उनके विचार बदल रहे थे, और साथ में वहां राजनीतिक बदलाव ऐसे हुए, वहां की शासन पद्धति ऐसी बन गई कि उनको राजनीतिक तौर पे भी क्रांति करनी पड़ी। तो अमेरिकन रिवोल्यूशन के अंदर राजनीतिक बदलाव भी हो रहे हैं और विचारों के बदलाव भी हो रहे हैं। राजनीतिक बदलाव कैसे हो रहे हैं कि अचानक से, इनका कोई मालिक नहीं था अमेरिका के अंदर, पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था। ठीक है, बस यूरोप और एशिया, यूरोप सबसे पावरफुल महाद्वीप होता था। ठीक है, तो यूरोप को ही सब लोग जानते थे। अब अमेरिका के बारे में पता ही नहीं था किसी को कि अमेरिका भी कोई देश है या अमेरिका भी कोई महाद्वीप है, किसी को पता ही नहीं था। अब यहाँ पे कोई राजा, कोई शासन, कोई सेना कुछ नहीं होती थी, क्योंकि अमेरिका वाले लोग किसी दूसरे को नहीं जानते और बाकी लोग अमेरिका को नहीं जानते थे। तो हुआ क्या, जब कुछ लोग यहाँ पे पहुंचते हैं कि देखते हैं यहाँ पे तो कोई राजा रानी कुछ नहीं है, तो वो इसके ऊपर अपना शासन करने की सोचते हैं।
अमेरिका के ऊपर अपना शासन करने की सोचते हैं भविष्य में जाके, जब अमेरिका की खोज होगी, जिसकी वजह से यहाँ राजनीतिक बदलाव होंगे और फिर उस बदलाव को हटाने के लिए राजनीतिक क्रांति की जाए। तो जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है वो विचारों की क्रांति है और राजनीतिक क्रांति है। ठीक है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम पढ़ेंगे। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अमेरिका के स्वतंत्रता का युद्ध है। ठीक है, अमेरिका के स्वतंत्रता का युद्ध है। किससे स्वतंत्रता चाहिए इनको? ब्रिटेन से स्वतंत्रता चाहिए। किससे स्वतंत्रता चाहिए? ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस चाहिए। ब्रिटेन ब्रिटेन से इनको लिबर्टी चाहिए, इनको आजादी चाहिए ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने जैसे भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था, ऐसे अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बना लिया है। अब एक बात को समझना, कॉलोनी का मतलब ये नहीं होता कि लड़ाई करके आप किसी को अपने कब्जे में कर रहे हो। कॉलोनी का मतलब होता है लीगल तरीके से आप दूसरे देश के ऊपर कब्जा किए जा रहे हो, ट्रेड के माध्यम से आप दूसरे देश के ऊपर कब्जा किए जा रहे हो। यहाँ आर्मी का प्रयोग नहीं करते, आर्मी का कोई यूज नहीं होता। ठीक है। तो जो कॉलोनी बनती है वो ट्रेड के, व्यापार के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा करता है। तो ब्रिटेन ने अमेरिका के अंदर अपनी 13 कॉलोनी बना ली थी, यानी 13 देशों के ऊपर, अमेरिका के 13 देशों के ऊपर ब्रिटेन ने अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है। तो ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कहानी ही अमेरिकन क्रांति कहलाती है। तो ये 13 कॉलोनी थी, और जो ये ब्रिटेन की अमेरिका की लड़ाई चली है, ये 1765 से लेके 1791 तक चली है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। लगभग 25 से 26 सालों तक अमेरिका ने खुद को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी है। ठीक है, 25 से 26 सालों तक अमेरिका ने खुद को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी है, 1765 से 1791। अब लड़ाई ऐसा नहीं है कि एक दिन में शुरू हो गई, समय लगता है। तो 25 से 26 साल लगभग अमेरिका को लग गए खुद को आजाद कराने में। ठीक है। इनकी जो मेन लड़ाई चली है वो 7 से 8 साल चली है, लेकिन मोटी मोटी जो लड़ाई है वो इनकी 25 से 26। मेन जो लड़ाई इनकी चली है ना, वो आप ऐसा मान के चले 1765 से, या मैं कहूं 1776 से 1783 तक चलेगी। जो इनकी मेन लड़ाई चलेगी वो 1783 तक चलेगी, पर वैसे वो 1765 से 1791 तक लड़ाई करते रहेंगे अपनी आजादी के लिए। 1789 में फाइनली इनका राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका का, और फिर से इलेक्शन होंगे 1793 में। तो फाइनली जो तरीके का अमेरिका चलता है वो 1793 से चलता है, लेकिन प्रेसिडेंट उनका पहले भी आ चुका था, क्योंकि 1783 में अमेरिका आजाद हो जाता है। 5-6 साल उनको अपने देश का संविधान बनाने में लग रहे हैं, और 1789 में उनका पहला प्रेसिडेंट बन जाता है। और फिर से इलेक्शन होंगे 1793 में, जहां अमेरिका तरीके से प्रगति करने लगता है। तो ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 25 से 26 साल क्या हुआ, यही हमको पढ़ना है। यहां तक किसी को कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अब देखते हैं ये अमेरिका इतना बड़ा देश अधीन कैसे होता है। किसी को कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज आस्क। कोई डाउट है पूछिए। यहां तक आपको समझ आई बात? अभी तक मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब बताऊंगी कि ये जो अमेरिका है ये अधीन कैसे होता है। एक बार थम्स अप दे दीजिए अगर आपको सब कुछ यहां तक समझ आ गया है तो।
चलो आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको कुछ नहीं पूछना, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। लेट अस स्टार्ट। फिर से शुरू करते हैं। अब देखो क्या है। यहाँ पे आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ आपका पूरा साउथ अमेरिका है, ठीक। यहाँ क्या है, साउथ अमेरिका। यहाँ आपका यूरोप है। यहाँ आपका पूरा एशिया आ जाता है। यहाँ आपका अफ्रीका आ जाता है, मैं अलग अलग महाद्वीप बता रही हूँ आपको। और यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक। अब अब इस क्षेत्र को, यहाँ पे ऊपर ऊपर थोड़ा सा, ये यूरोप के अंदर बहुत सारे देश और एशिया के बहुत सारे देश, इनको कहा जाता था ओल्ड वर्ल्ड। इनको क्या कहा जाता था, ओल्ड वर्ल्ड, पुराना विश्व, ठीक है। और इसको आज भी कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये क्या है, ये नए विश्व है, न्यू वर्ल्ड है। अब देखो, पहले साइंस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई। अगर आप 1210 की बात करोगे, मतलब मान लीजिए मैं 1210 में पैदा हुई हूं, तो मुझे सिर्फ यूरोप का ही पता है, एशिया का ही पता है, मुझे पता ही नहीं नॉर्थ अमेरिका कुछ है, मुझे पता ही नहीं साउथ अमेरिका कुछ है। मतलब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी। फाइनली होता क्या है, 15th शताब्दी के अंदर, 15वीं शताब्दी के अंदर, 15th सेंचुरी में, ठीक है, यानी 1498 में, क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी 15वीं शताब्दी की मैं बात कर रही हूं, क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का व्यक्ति अब एक क्रांति लेके आएगा, एक बदलाव लेके आएगा। अब देखो इस समय क्या चल रहा है, जैसे आज के दिन स्पेस में लड़ाई चल रही है ना, कि स्पेस को ज्यादा एक्सप्लोर कौन सा देश करेगा, कौन सा देश स्पेस को ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे उस समय 15th शताब्दी में लड़ाई क्या चल रही थी, स्पेन के बीच में और ब्रिटेन के बीच में, कि कौन ज्यादा समुद्री रास्तों को खोजेगा, कौन ज्यादा समुद्री रास्तों को खोजेगा, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस यानी कि एक व्यक्ति स्पेन का, यूरोप से निकलता है भारत के लिए, एशिया के रास्ते के लिए, ठीक है। लेकिन वो गलती से घूमते घूमते कहीं यहाँ के द्वीप पे पहुंच जाता है। वो 2-3 बार यहाँ जाएगा, यहाँ के द्वीप पे पहुंच जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, नेटिव लोग रहते थे, ऐसा नहीं है यहाँ कुछ नहीं रहते थे, यहाँ लोग नेटिव लोग रहते थे, मतलब यहाँ के मूल निवासी रहते थे। वो बिल्कुल अलग थे आज वाले अमेरिकन लोगों से, ठीक है। उनकी शक्ल, उनकी सूरत, उनके हाव भाव, सब कुछ बिल्कुल अलग थे। उन लोगों को पता ही नहीं था यूरोप क्या है, उन लोगों को पता ही नहीं था इधर की दुनिया क्या है, और इधर वाले लोगों को नहीं पता था इधर की दुनिया क्या है। दोनों एक दूसरे से अनजान है। अब यहाँ पे कोलंबस जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पहुंच जाता है। वहां जाके कहता है तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कहते हैं मालिक होता क्या हमको पता ही नहीं है, मालिक का कंसेप्ट क्या है हमको पता ही नहीं। कोलंबस को मजे आ गए, बोले यार ये तो मजेदार चीज हो गई, तुम्हारा कोई मालिक नहीं, कोई सेना नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई देश नहीं, बस तुम ऐसे ही जी रहे हो, जिसको जहां जमीन मिली वहां आप खेती कर लेते हो। तो कोलंबस ने क्या किया, जो स्पेन का किंग था यूरोप के अंदर, जो स्पेन का राजा था, उसको चिट्ठी भेजी। स्पेन का राजा था, उसको चिट्ठी भेजी कि सर देखो, यहाँ पे ना कोई भी राजा नहीं है और इतनी बड़ी जमीन है, मैं आपको क्या बताऊं, आप यहाँ के राजा बन जाओ, इसको ऑक्यूपाई कर। अब स्पेन का राजा उठ के नहीं आएगा, कोलंबस वहां गया हुआ है। कोलंबस को कहा ठीक है तू यहाँ का गवर्नर, मैं यहाँ का राजा, तू यहाँ का गवर्नर, यानी कोलंबस को यहाँ का गवर्नर बना दिया कि तू यहाँ पे राज कर। अब ये कोलंबस यहाँ जाता है, एक द्वीप पे कब्जा करके वापस यूरोप आ जाए, फिर जाएगा, फिर एक और द्वीप पे कब्जा करके वापस जाएगा, फिर जाएगा, फिर एक और द्वीप पे, मतलब इस तरीके से स्पेन बहुत सारी जगहों को घेरने लगा। अब स्पेन के साथ साथ यूरोप की और शक्तियां भी थी, फ्रांस, फ्रांस, यूरोप की और शक्तियों में ब्रिटेन। ये स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन इस नॉर्थ अमेरिका की बहुत बड़ी जगह पे कब्जा कर लेते। स्पेन के पास इतना बड़ा एरिया, फ्रांस के पास इतना बड़ा एरिया, ब्रिटेन के पास ये वाला पूर्वी वाला एरिया, नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी एरिया ब्रिटेन के पास आ जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे पूरे नॉर्थ अमेरिका पे। मान लीजिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका है अगर, तो ये जमीन जो है वो किसकी है, ये ब्रिटेन की हो गई, ठीक है, ये जमीन ब्रिटेन की। ये इतनी बड़ी जमीन किसकी हो गई, ये फ्रांस ने अपने कब्जे में ले ली। यहाँ पे कौन बैठ गया, यहाँ स्पेन बैठ गया। और ये जो एरिया था,
ये एरिया बंजर पड़ा है क्योंकि यहाँ पे रोकीज पर्वत है। ये जमीन आज भी बंजर पड़ी है, यहाँ रोकीज पर्वत है। और यहाँ था यूरोप। अब यूरोप से ये लोग आते हैं और यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी जमीन है, बहुत खेती कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इन्होंने अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। साम्राज्य बनाने लगे। इन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं था मालिक वालिक कौन होता है। अब यहाँ से यूरोपियन अपने गवर्नर भेजने लगे। जैसे भारत के अंदर अपने गवर्नर भेजते थे ना, तो ये यूरोपियन लोग यहाँ पे अपना गवर्नर भेजने लगे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को पहले हम खुद के अधीन बनाते हैं। कैसे बनाया, जो यूरोपियन थे ना, ये अपने साथ बीमारी ले जाते थे, अपने साथ बहुत सारे वायरस, बहुत सारी डिजीज ले जाते थे। जैसे इन लोगों को इन डिजीज का पता ही नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी नेटिव लोग रहते थे, जो नॉर्थ अमेरिका में पहले से लोग रहते थे, वो बाहर की दुनिया को जानते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है क्या होता है स्मॉल पॉक्स, क्या होता है मंकी पॉक्स, क्या होता है चेचक, क्या होता है माता निकलना, इनको पता ही नहीं। यूरोप ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे ऐसे वायरस भेज दिए कि यहाँ की आधी आबादी मर गई। आधी आबादी यहाँ की मर गई। अब लोग थोड़े रह गए और कब्जा करना आसान हो गया। यहाँ पे जो जमीन थी उसके ऊपर खेती करवाने लगे ये। यहाँ पे खेती किस चीज की होती थी, एक तो कॉटन की, ठीक है, रुई की, और किसकी होती थी, तंबाकू की, टोबैको की खेती होती थी। और यहाँ पे जो जानवर थे उनकी स्किन का व्यापार बहुत चलता था। जानवर की स्किन का व्यापार इन क्षेत्रों से बहुत चलता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिस्टोफर कोलंबस की इस यात्रा के कारण ये सारा पंगा शुरू होएगा, अमेरिकन लोगों से जान पहचान होगी, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे साम्राज्यवाद बढ़ रहा है, ठीक है। 1498 कह दिया मैंने, ये तो वास्को डी गामा का समय है। 1492 के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस यहां जाते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक। और न्यू वर्ल्ड किसको कह रहे हैं, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ओल्ड वर्ल्ड किसको कह रहे हैं, यूरोप को, एशिया को और अफ्रीका को, ठीक है। तो अपने साथ ये क्या ले गए, बहुत सारे वायरस ले गए यहाँ के लोगों को मारने के लिए। अब एक आपको एक्स्ट्रा चीज बताती हूँ कि जो स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी थी, जिसको पहले आपके दादा दादी चेचक के नाम से जानते थे, पहले चेचक बहुत फैलता था। स्मॉल पॉक्स दुनिया की पहली बीमारी थी, दुनिया की पहली बीमारी थी जिसको वैक्सीन से जड़ से खत्म किया, वैक्सीन से, इंजेक्शन से जड़ से खत्म किया, ठीक है। दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में पोलियो ऐसी बीमारी थी जिसको कंप्लीट इरेडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। ऐसी दवाइयां बना दी, अब पोलियो नहीं होता, स्मॉल पॉक्स नहीं होता। अब नई चीज आई हुई है मंकी पॉक्स, नई चीज आया हुआ है कोरोना, कोविड, अब नई बीमारी आई हुई। तो ये वायरस ये ब्रिटेन वाले लोग फैलाते थे पहले, ठीक है। अब इसके कॉजेज हम देखते हैं कि कारण क्या है अमेरिकन रिवॉल्यूशन के, किस तरीके से बदलाव आ रहा है अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कॉजेज, इसके कारण, कारण क्या क्या है। 3 तरीके के कारण हम पढ़ेंगे। पहला है सोशो कल्चरल कारण। सोशो कल्चरल को क्या कहते हैं, सामाजिक कारण। दूसरे कारण है पॉलिटिकल कारण, ठीक है, पॉलिटिकल कारण। और तीसरा कारण है इकोनॉमिक कारण। इकोनॉमिक कारण मेन थे, सोशो कल्चरल कारण, पॉलिटिकल कारण और इकोनॉमिक कारण, आर्थिक कारण, ये इनको कहते हैं राजनीतिक कारण। अब कौन कौन से राजनीतिक कारण थे, कौन कौन से आर्थिक कारण थे, उनकी बात करते हैं, ठीक है। आप यूं मान के चलो लगभग 1492 में यूरोप से लोग अमेरिका जा रहे हैं। कहां पे, यूरोप से लोग अमेरिका जा रहे हैं, मतलब कि बार बार यूरोपियन जो है वो अमेरिका जाते हैं और किसी एक द्वीप के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और होता क्या है, जो ये ब्रिटिशर्स है ये 13 कॉलोनी बना लेते हैं अपनी, कहां पे अपनी 13 कॉलोनी, आप देखो इस मैप के अंदर, ये इस तरीके से 13 कॉलोनी बना लेते हैं। ये आपके अमेरिका का पूर्वी इलाका है और ये 13 कॉलोनी देख रहे हुआ, मतलब ये वाली नोवा स्कोटिया, ठीक है, ये क्या है मिशेस्ट, ये क्या है न्यू हैम्पशायर, ये भी, मतलब ये जो रोड आइलैंड है, ठीक है, कॉनेक्टिकट है, न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है, पेनिसिल्वेनिया है, वर्जीनिया है, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, ये क्या करते थे अपना राजा रानी के नाम पे यहाँ पे अपने देशों के नाम रख देते थे कि ये हमारी कॉलोनी हो गई, यहाँ पे हमारा चलेगा, यहाँ पे हमारा सिक्का चलेगा। तो इस तरीके से 13 जगह पे
13 जगह पे ये क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ठीक है, और उनको अपने राजा महाराजाओं के नाम दे देंगे। ये ब्रिटिश लोग कब्जा कर रहे हैं। स्पेन वालों की थी ये क्यूबेक नाम की टेरिटरी, इसके बारे में मैं बाद में बात बताऊंगी आपको। पहले आप ये देखें कि ब्रिटिशर्स लोग इन 13 जगह पे कब्जा कर लेंगे। कैसे होता है ये कब्जा, इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं सोशल कल्चरल रीजन आपको बताती हूँ। अब आपको पता होगा कि होता क्या है, इस समय यूनाइटेड किंगडम यानी यूरोप के अंदर भी रिफॉर्म चल रहे हैं। यूरोप में रिफॉर्म चल रहे हैं, यूरोप में सुधार चल रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, यूरोप के अंदर चर्च की चलती थी, लेकिन अब 16वीं 17वीं शताब्दी में लोगों ने चर्च को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। चर्च को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। मैं आपको यूरोप लेके चल रही हूँ। चर्च को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, और वहां का जो पॉप था उसको ये कहा गया कि भाई तू बाइबल से अलग हमको कुछ बता रहा है, जो बाइबल कहती है तू वो बात नहीं बता रहा। पोप ने और राजा ने क्या कहा, पोप और राजा बोले नहीं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, हम बाइबल वाली बात ही बता रहे हैं। लेकिन ये पोप लोगों को गुमराह करते थे, किंग लोग लोगों को गुमराह करते थे। तो वहां पे एक व्यक्ति था मार्टिन लूथर, क्या नाम भी तुमने सुना होगा, मार्टिन लूथर। ये मार्टिन लूथर ने चर्च को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। और उस वक्त अगर कोई किंग के खिलाफ कुछ कहता था, चर्च के खिलाफ कुछ कहता था, तो उसको मार दिया जाता था। मार्टिन लूथर जो है, इसने क्या कहा कि आप क्रिश्चियनिटी को गलत पढ़ा रहे हो, आप क्रिश्चियन धर्म को गलत पढ़ा रहे हो। और ये मार्टिन लूथर जो है क्या करता है, चर्च को प्रोटेस्ट, चर्च को विरोध करने के लिए ये एक अपना ग्रुप बना लेता है। उस ग्रुप का नाम क्या होता है, प्रोटेस्टेंट। ग्रुप का नाम क्या है, प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्टेंट ग्रुप के लोग क्या करते हैं, ये चर्च के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब ये क्या हुए, यहां से परेशान हो गए ब्रिटेन से, इनको ये राजा रूजा अच्छा नहीं लग रहा। ये कहाँ चले जाएंगे ये लोग कहाँ चले गए, मार्टिन लूथर जैसे लोग कहाँ चले गए, ये नॉर्थ अमेरिका में चले जाएंगे। वहां पे क्या हुआ, वहां पे जाना तो आसान है, बोट में बैठे और चले गए, लेकिन वहां जिंदगी बिताना मुश्किल था, क्योंकि वहां पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जिसको जो लैंड दिखी वहीं पे खेती करो और अपनी जिंदगी गुजर बसर करो। ठीक है, तो ये लोग कहाँ चले गए, वहां पे मार्टिन लूथर। ठीक है, ये लोग कहाँ चले गए, मार्टिन लूथर। इस तरीके से बहुत सारे लोग यूरोप में परेशान होके नॉर्थ अमेरिका की तरफ चले जाते। अब वहां के नेटिव लोगों से ज्यादा जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, वही नॉर्थ अमेरिका के अंदर जाके बसने लगते हैं। ठीक है, वही नॉर्थ अमेरिका के अंदर जाके बसने लगते हैं। अब समय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 1492 से अमेरिका को हड़पना शुरू कर दिया था, अब समय 1700 का आ रहा है। इतने सालों में तो वैसे ही जो लोग ब्रिटेन से अमेरिका आए थे वो प्योर अमेरिकन बन गए थे। उनको मतलब ही नहीं था हमारे दादा परदादा कभी मतलब कि ब्रिटेन के रहे होंगे। अब मार्टिन लूथर का जो पड़पोता है, उसको क्या मतलब है कि मार्टिन लूथर कहाँ का है, वो अमेरिकन बन गया, उसके अंदर अमेरिकन रक्त दौड़ रहा है, अब वो नॉर्थ अमेरिकन व्यक्ति बन गया। लेकिन ये ब्रिटिशर्स क्या कहने लगे उनको कि तुम अमेरिकन नहीं हो, तुम हमारी कॉलोनी हो, तुम हमारे कब्जे में हो, तुम्हारा असली किंग कहाँ है, तुम्हारा असली किंग ब्रिटेन में बैठा है, और तुम ब्रिटेन के अनुसार काम करो। तो ये नॉर्थ अमेरिका वाले बोले अगर हम ब्रिटिशर्स हैं तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हमको सीट दिलाओ। लोग पढ़े लिखे होने लगे थे, साइंस पढ़ने लगे थे, पॉलिटिक्स पढ़ने लगे थे। तो नॉर्थ अमेरिका में जो लोग थे वो इन ब्रिटिशर्स को कहने लगे कि ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं हम कि हमारे पूर्वज होंगे लंदन के, हमको मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसा कहते हो तो हमको पार्लियामेंट में सीटें दिलवाओ ना, हमारा रिप्रेजेंटेशन करो। जैसे ही ये नॉर्थ अमेरिकन लोग लंदन में जाते थे रिप्रेजेंटेशन मांगने, वहां इनकी बेइज्जती की जाती थी। तो नॉर्थ अमेरिकन लोग बहुत गुस्से में है कि एक तरफ तो हमको ब्रिटिशर्स कहते हो और दूसरे हमको अधिकार भी नहीं देते। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बहुत सारे ब्रिटिशर्स लोग अब कहाँ आ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में आ रहे हैं। और ये लोग कौन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोगों को समझ आ रहा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। मतलब ये लोग कौन है, जिनके अंदर एनलाइटनमेंट, जिनके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जो लोग समझ चुके हैं कानूनों को। ये लोग नॉर्थ अमेरिका आ रहे हैं परेशान हो होके राजा और पोप से। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो प्लीज एक बार फिर से थम्स अप मुझे दे दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। जल्दी बोलो।
कोई दिक्कत है तो पूछिए। अभी तक हमने ये देखा कि किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये ब्रिटिशर्स घुसते जा रहे हैं। कोई डाउट है तो पूछिए। अब पढ़े लिखे लोग जो है यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग अब इधर आ जाएंगे यूरोप में। बताइए कोई डाउट है तो। नहीं है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो होता क्या है, ये लोग किस तरीके के कानूनों की बातें कर रहे हैं। अभी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, तो इनको लिबरल लिबरल कंसेप्ट का पता है, इनको उदारवाद का पता है। लिबरल कंसेप्ट, इनको उदारवाद का पता है, इनको पता है आजादी क्या होती, ठीक है। दे नो कि व्हाट इज लिबरलिज्म, इनको उदारवाद का पता है। ये लोग प्रोग्रेसिव थिंकिंग के हैं, वहां से परेशान होके आए हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूरोप से परेशान होके आए हैं। ये लोग प्रोग्रेसिव थिंकिंग के हैं, ठीक है, एनलाइटनमेंट के आइडिया से प्रभावित हो रखे हैं ये। इनको नेचुरल लॉज का पता है, प्राकृतिक कानूनों का पता है, नेचुरल लॉज, ठीक है। इनको पता है कि जीने का अधिकार एक प्रकृति ने दिया है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन राजा क्या कहता था, मैं छीन सकता हूं तुम्हारे जीने का अधिकार, अगर तुमने मेरे खिलाफ बात की तो तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। तो अब ये लोग कह रहे हैं, अरे तू है कौन हमारी जिंदगी छीनने वाला, ये तो हमारा नेचुरल राइट है। तो इस तरीके से इनके और यूरोपियन राजाओं के विवाद जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये लोग प्रॉपर्टी राइट की बातें करते हैं, प्रॉपर्टी राइट की या संपत्ति के अधिकार की बातें करने लगे। कौन कर रहा है ये बातें, जो लोग नॉर्थ अमेरिका में आए हैं यूरोप से। कहां से, यूरोप से नॉर्थ अमेरिका में आए हैं, वो लोग संपत्ति के अधिकार, प्रॉपर्टी राइट की बातें कर रहे हैं। कैसे, यहाँ का जो खेत है, क्या नियम था, जिसको खेत दिखे अपने खेती कर लो। मिसिसिपी नदी वहां बहुत बड़ी है, और जिसको भी लैंड मिले वहां अपनी खेती कर लो। लेकिन ब्रिटेन में बैठा राजा क्या कह रहा है, मेरी परमिशन के बिना तुम खेती नहीं कर सकते, मेरी परमिशन के बिना तुम वहां की लैंड अक्वायर नहीं कर सकते। यहाँ के लोग बोले, यार तू 300 किलोमीटर हमसे दूर बैठा है, तू लंदन में है, हम अमेरिका में है, तू है कौन ये बताने वाला है प्रॉपर्टी किसकी है। तो लोग और परेशान हो रहे हैं ब्रिटेन के राजाओं से, ब्रिटेन के किंग से, ब्रिटेन के चर्च के पादरी से, ठीक है। इनको पता था रिपब्लिकन क्या होता है, रिपब्लिकन, इनको पता है किस तरीके से आप अपने देश के चीफ को चुनाव से जिता सकते हो, चुनाव से आप अपने देश के राष्ट्रपति को चुन सकते हो। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये वो लोग हैं जो यूरोप से आए हैं और पढ़े लिखे, और कुछ पढ़ाई लिखाई में रोल कौन प्ले करेगा, जो थिंकर्स थे उस समय के, जो विचारक हैं उस तरफ के, जो अलग अलग विचारों की क्रांति लेके आए। इनमें से कौन है, इनमें से जॉन लॉक सबसे पहला और इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं, उदारवाद का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद का जनक। इसने क्या कहा, रियल पावर लोगों से आती है, राजा वाजा के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए, और हर इंसान को आजाद कर दो, वो जो करना चाहे वो करो। ये इस तरीके की बातें कर रहा है। जॉन लॉक के बाद एक व्यक्ति है इमैनुअल कांत, इमैनुअल कांत। ये कहाँ का है, ये जर्मनी का है, ये जर्मनी का है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कौन कौन से थिंकर हैं जिसने अमेरिकन क्रांति के अंदर रोल प्ले किया है। इमैनुअल कांत जर्मनी का विचारक है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है न्याय के अंदर मोरालिटी, शिष्टाचार होना चाहिए। पहले क्या होता था, तीन जमूरे खड़े हैं राजा के आगे, तीन बंदे खड़े हैं, उनमें से एक बंदा बहुत सीधा शरीफ सा दिख रहा है, राजा क्या कहेगा, ये तो शरीफ सा, इसको हटाओ, ये कत्ल कर ही नहीं सकता किसी का, ये दोनों बदमाश दिख रहे हैं, इन्होंने कुछ किया होगा, इनको सजा दो। पहले ऐसे न्याय मिलता था। इमैनुअल कांत बोला, भाई ऐसे नहीं होता, मोरालिटी, लॉजिक लगाना पड़ेगा न्याय देने के लिए। तो ये वो व्यक्ति है जो जस्टिस के अंदर लॉजिक लेके आए, जर्मन का था ये। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, जिसने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण का। जज को कहा तू कानून बनाने के बीच में मत बोल, मंत्री को कहा तू जज के बीच में मत बोल। तो इस तरीके से शक्तियों का पृथक्करण कर दिया मॉन्टेस्क्यू ने, और पूरे वर्ल्ड के अंदर मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है। फिर थॉमस पेन, फिर एक और थिंकर था थॉमस पेन,
ये थॉमस पेन कौन है? जो कभी यूरोप से आया था लेकिन अब अमेरिका में रह रहा है। और ये व्यक्ति बहुत प्रकाश, बहुत ज्यादा ज्ञान वाला है। ये व्यक्ति आए दिन अखबारों में एडिटोरियल लिखता था कि देखो ये होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, राजा मूर्ख बना रहा है, चर्च मूर्ख बना रहा है। तो ये लोग एडिटोरियल लिख लिख के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो थिंकर्स हैं वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, फिर इनमें से एक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक व्यक्ति कौन है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जिसको फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका कहा जाता है। फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका, जैसे अमेरिका को बनाने में बहुत लोगों का रोल है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी अमेरिका का संविधान लिखने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे भारत के अंदर भीमराव अंबेडकर है ना, बी आर अम्बेडकर की इमेज है, वैसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन की इमेज है। ठीक है, तो इन्होंने संविधान लिखने में बहुत हेल्प की थी अमेरिका की। ठीक है, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऐसे ऐसे लोग अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं अखबारों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से समाज के अंदर परिवर्तन आता है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और इस जागरूकता के कारण ये अमेरिकन क्रांति हुई। ठीक, अब मैं आपको राजनीतिक कारण बताती हूँ, पॉलिटिकल कोज। राजनीतिक कारण क्या है आप लोगों को समझ आ गया ना? सोशियोलॉजिकल कारण क्या है? ठीक है, धर्म से जुड़ा हुआ है कुछ कारण, लोगों की सोच से जुड़ा हुआ है कुछ कारण, लोगों के थिंकर्स से जुड़ा हुआ है कुछ कारण। तो अब राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कारण की बात करते हैं। ठीक है, अब जो ये कॉलोनी होती थी ना, जैसे 13 कॉलोनी होती थी, इन 13 कॉलोनी का खुद का एक लेजिस्लेचर होता था जो कानून बनाएगा, और खुद का ही इनका एग्जीक्यूटिव होता था जो उस कानून को लागू करेगा। ठीक है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट था वो, जो ब्रिटेन था, जो यहाँ पे यूरोप था, ये यूरोप के अंदर जो ब्रिटेन था, ये ब्रिटेन क्या करता था, अपना गवर्नर भेजता था यहाँ पे, अपना गवर्नर भेजता था। कहाँ पे? अमेरिका के अंदर कॉलोनी में अपना गवर्नर भेजता था। और जो ये लेजिस्लेचर थे, कॉलोनी वाले खुद कानून बनाने वाले लोग चुनते थे और उनको लागू करने वाले को लोग चुनते थे। ठीक है, अब ये गवर्नर आता था, लेकिन जो ये लोग थे यहाँ पे, जो कॉलोनी के अंदर लोग रहते थे, जिनको ये कहा जाता था कि तुम ब्रिटिशर्स हो, इन लोगों को संसद के अंदर कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। इन्होंने कहा अगर हम ब्रिटिशर्स हैं तो हमको पार्लियामेंट का मेंबर बनाओ, हम भी कानून बनाएंगे। लेकिन तब इनको कहते थे हो कौन तुम अमेरिकन हो। ठीक है, तो इस तरीके से लोग परेशान थे कि हमको पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनाया जाता। उसके बाद इकोनॉमिक कोज की बात अगर करें, आर्थिक कारणों की बात करें कि ऐसे कौन कौन से आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से लड़ाइयां हो रही है। एक तो इन 13 कॉलोनी के बीच क्या हुआ, 13 कॉलोनी के बीच व्यापार बढ़ रहा है, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा है। ठीक है, व्यापार बढ़ रहा है 13 कॉलोनी के बीच। ठीक है, और इन व्यापार में जितना पैसा बढ़ेगा लोगों के पास, लोग अपने बारे में सोचने लग जाएंगे। इस व्यापार ने इनको खुद के लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हम इतनी मेहनत करके ब्रिटेन वालों को क्यों फायदा दें। ये खुद के लिए सोचने लगते हैं। ठीक है, जब इंसान अमीर होता है तो खुद के लिए सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो अब ये ट्रेड और कॉमर्स कर रहे हैं 13 की 13 कॉलोनी आपस के अंदर, और खुद के बारे में सोचने लग जाते हैं कि हम अपना डेवलपमेंट क्यों ना करें, हम ब्रिटिशर्स को क्यों पाले, हम तो खुद का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, अब जो लोग आ रहे थे दूसरे यूरोप से, वो लिबरल लोग आ रहे हैं और उनकी सोच खुले विचारों की है। तो उन्होंने ये कहा कि हम कमा के राजा को क्यों दे, ब्रिटेन के राजा को क्यों दे। ठीक है, वो मेटीरियलिस्टिक बातों की बात करने लगे कि हमारे पास भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन राजा ये नहीं चाहता था। राजा जो ब्रिटेन का किंग है वो ये चाहता था ये मेरे ही अधीन रहे, जिसके कारण उन्होंने, ब्रिटेन के राजा ने बहुत सारे नेविगेशन एक्ट बना दिए। ठीक है, बहुत सारे कानून बना दिए ऐसे ऐसे, जिससे इन कानूनों से सिर्फ ब्रिटेन को फायदा होता था। इन कानूनों से सिर्फ ब्रिटेन को फायदा होता था, अमेरिका को नुकसान होने लगा था। तो लोग इस चीज से परेशान हो गए थे इन कानूनों से, जिसके कारण होता क्या है, ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ कि किस तरीके के कानून जो है वो इन्होंने बनाए, किस तरीके के कानून इन्होंने बनाए। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है ना आप लोगों को? कोई डाउट है?
यहां तक समझ आया है ना? मुझे जल्दी से ये बताना कि कितनी कॉलोनी कितनी कॉलोनी ब्रिटेन ने अमेरिका के अंदर बनाई। मुझे आंसर करके बताओ। और कौन कौन से कारण हमने पढ़े हैं? कौन कौन से कारण अभी हमने पढ़े हैं वो भी बताइए। यस, 13 कारण कौन कौन से पढ़े हैं वो भी बताओ। 3 कारण पढ़े। एक तो सोशो इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो, किस तरीके के कानून ये बना रहे हैं? ठीक है, ब्रिटेन वाले किस तरीके के कानून बना रहे हैं उसकी बात करते हैं। मैंने क्या कहा? इन्होंने ट्रेड को रोकने के लिए, व्यापार को रोकने के लिए, भाई ये 13 कॉलोनी हमारे अधीन रहे, व्यापार को रोकने के लिए ये कुछ कानून बनाएंगे कि जो भी व्यापार होगा सिर्फ हमसे होगा और किसी से नहीं होगा। तो कैसे कैसे कानून बनाएंगे? सबसे पहला कानून ये बनाते हैं 1651 में। 1651 में पहला कानून बनाते हैं जिसके अंदर कहते हैं कि यूज ओनली ब्रिटिश शिप, यूज ओनली ब्रिटिश शिप, कि अगर आपको व्यापार करना है तो आप खुद का शिप नहीं बना सकते, खुद का शिप नहीं बना सकते। ब्रिटेन वालों ने कानून बना दिया, आपको अगर व्यापार करना तो आपको ब्रिटेन का शिप ही यूज करना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ताकि इनकी खुद की ब्रिटिश ताकि इनकी खुद की जो शिप इंडस्ट्री है वो ग्रो ना कर जाए। इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ तुम हमारा ही शिप यूज करोगे, चाहे हम महंगी सर्विस दें तुमको, चाहे सस्ती सर्विस दें तुमको, हमारा ही शिप यूज करना पड़ेगा। 1660 में इन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम था कि जो भी आप शुगर केन बनाओगे, जो भी आप गन्ना वन्ना बनाओगे, ठीक है, जो भी आपका टोबैको का प्रोडक्ट होगा, जो भी आप कॉटन उगाओगे, जो भी आप इंडिगो उगाओगे, नील उगाओगे, नील की खेती करोगे, वो सिर्फ सिर्फ आप इंग्लैंड को निर्यात करोगे। सिर्फ आप इंग्लैंड को, सिर्फ आप ब्रिटिशर्स को निर्यात करोगे और किसी को ये सामान आप बेच नहीं सकते। फिर इन्होंने एक और कानून बनाया 1663 में कि जितना भी, भाई मान लो एक कॉलोनी है यहाँ पे न्यूयॉर्क नाम की, ठीक है, एक कॉलोनी है यहाँ पे इंडिया नाम की, दोनों ही कॉलोनी ब्रिटेन की है, ये भी ब्रिटेन की कॉलोनी, ये भी ब्रिटेन की कॉलोनी। तो इन्होंने कानून बना दिया कि जब एक कॉलोनी दूसरे कॉलोनी के साथ व्यापार करेगी तो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के थ्रू ही व्यापार करोगे, मतलब तुम डायरेक्ट डील नहीं करोगे, बिचौलिया मैं ही बनूंगा। ये 1663 में इन्होंने कानून बना दिया। ठीक है, 1663 में इन्होंने कानून बना दिया। अब होता क्या था, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये बहुत सारी खेती करवाने लगे जबरदस्ती, नील की खेती, तंबाकू की खेती, कॉटन की खेती। और कॉटन की जो चुगाई होती है ना वो हाथों से ही होती है, मशीनों से रुई अलग निकल ही नहीं सकती। जैसे चाय की पत्तियों की तुमने देखी होगी ना, चाय के बागानों में महिलाएं पीछे टोकरी टांग के आपको फोटो दिखेगी कि उनको पत्ती की लीव्स तोड़ के डालनी ही पड़ेगी, हाथ से ही करना पड़ेगा। ऐसे ही कॉटन की खेती मशीनों से नहीं हो सकती, हाथ से ही करनी पड़ेगी। तो इतनी सारी लेबर के लिए क्या करते थे, यहाँ अफ्रीका था, ये अफ्रीका से लोगों को बंदी बना के, दास बना के इनको लेके जाते थे, आधे तो रास्ते में ही मर जाते थे। फिर यहाँ पे उनको बेचा जाता था, ठीक है, बेच के उनसे खेती करवाते थे। और जो ये कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, जो के कॉटन है, रॉ मटेरियल कच्चा माल है,
ये फिर यूके जाता था, ब्रिटेन जाता था, यहाँ पे वो फिनिश्ड गुड बनता था, और ये कह दिया था कि आप किसी और को कच्चा माल नहीं बेचोगे, आपको ये कच्चा माल हमें ही बेचना पड़ेगा, ये भी मैंडेटरी कर दिया, जरूरी कर दिया। अब इतने परेशान ये हो गए, तो अब होगा क्या, अब लड़ाइयां शुरू हो जाएगी। इस रिवॉल्यूशन में यानी 1765 से 1791 के बीच होता क्या क्या है, ठीक है। कोर्स ऑफ इवेंट, कोर्स ऑफ इवेंट, इस घटना के अंदर क्या क्या होगा, अब हमें वो बातें पढ़नी। सबसे पहले तो 7 ईयर वॉर होता है, समझना ये 7 ईयर वॉर किसका चल रहा है। ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले सबसे बड़ा युद्ध था दुनिया का, जिसको 7 ईयर वॉर कहते हैं। 1754 से 1763 तक चला था ये। किसके बीच में, फ्रांस के बीच में और ब्रिटेन के बीच में। अब मैंने आपको क्या कहा था, इस स्लाइड को याद करो, मैंने आपको क्या कहा था कि फ्रांस की भी जमीन है यहाँ पे और ब्रिटेन की भी जमीन है। अब फ्रांस कह रहा है मैं ज्यादा जमीन पे कब्जा करूंगा, ब्रिटेन कह रहा है मैं ज्यादा जमीन पे कब्जा करूंगा। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, फ्रांस के बीच में और ब्रिटेन के बीच में। और इनका जो युद्ध है ये 5 द्वीपों पर फैल जाता है, मतलब इतना बड़ा युद्ध हो जाता है। 5 द्वीपों पे इनका युद्ध फैल जाता है। भारत में भी इनका युद्ध होता है। भारत में उस समय कार्नेटिक वॉर के नाम से इनका युद्ध चल रहा था। कार्नेटिक नाम की जगह पे फ्रेंच कंपनी का डुप्लेक्स, ठीक है, और ब्रिटिशर्स कंपनी आपस में लड़ रही थी। कार्नेटिक वॉर का समय चल रहा था, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है, 7 ईयर वॉर में फ्रांस हार जाता है। फ्रांस हार जाता है और फ्रांस के हारने के बाद ब्रिटेन वाले फ्रांस की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। फ्रांस की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, कि फ्रांस हार गया, अब इसकी जमीन पे हम कब्जा करेंगे। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन कर दिया। कौन सा, पेरिस की संधि साइन हो जाती है दोनों के बीच में 1763 में, जिसमें यह कहा गया भारत के अंदर भी जो फ्रेंच लोग हैं, जो फ्रेंच लोग हैं, वो केवल एक पोर्टुगीज के अंदर सिमट कर रह गए थे। सिर्फ पुर्तगाल मतलब गोवा के अंदर सिमट के रह गए थे, बाकी सब जगह से इनको खदेड़ दिया गया था, ठीक है। अब जो ये फ्रेंच लोग हैं, जो ये फ्रेंच लोग हैं, ये किसके दुश्मन है, ये ब्रिटिशर्स के दुश्मन बन गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स के दुश्मन बन गए। और अमेरिका की जो कॉलोनी है, अमेरिका की कॉलोनी, वो भी ब्रिटिशर्स की दुश्मन है, यानी दोनों ही ब्रिटिशर्स के दुश्मन है। तो चोर चोर मौसेरे भाई, यानी फ्रेंच और अमेरिका दोनों का कॉमन दुश्मन क्या है, ये ब्रिटेन वाले। तो ये जो फ्रेंच है ये अमेरिका की मदद करेगा, ठीक है, ये अमेरिका की मदद करेगा। अब जब ये 7 साल का युद्ध होता है, जब ये 7 ईयर वॉर होता है, तो इसके अंदर फ्रांस हार तो जाता है, लेकिन ब्रिटेन का खर्चा बहुत हो जाता है। ब्रिटेन का खर्चा बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। अब ये ब्रिटेन क्या करेगा, इस कर्जे को चुकाने के लिए, कर्जे को चुकाने के लिए ब्रिटेन क्या करेगा, नंबर 1, ये कॉलोनी पे टैक्स लगा देगा। जितनी ये 13 कॉलोनी थी उनके ऊपर टैक्स लगा देगा, कहेगा कि आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो कॉलोनी वाले बोले भाई क्यों देना पड़ेगा टैक्स, हम तो टैक्स नहीं देंगे। तो ब्रिटेन वाले इनको क्या कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारी फ्रेंच शक्तियों से रक्षा की है, हमने तुम्हारी फ्रेंच शक्तियों से रक्षा की है, हम ना होते तो ये फ्रेंच तुम्हें मार देते, हम थे जिसकी वजह से तुम्हारी रक्षा की। इन्होंने क्या कहा, ये बोले यार फ्रेंच तो अच्छे हैं, हमारे तो दोस्त हैं, लड़ाई तुम्हारी है, हम क्यों टैक्स दें। तो एक तो ये दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या कह दिया, पहले क्या नियम था, जिसको जहां जमीन दिखे अपनी खेती कर लो। तो बहुत सारे जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी वो खुश हो गए जब फ्रेंच को जीत लिया गया, क्योंकि उनको ये हो गया कि हमको नई जमीन मिल जाएगी और हम खेती कर लेंगे। लेकिन अब ब्रिटेन का राजा जो है वो क्या कहता है कि जो भी न्यू लैंड हमने जीती है, फ्रांस की जो भी न्यू लैंड हमने जीती है, आप लोग उस पे फ्रांस की न्यू लैंड पर खेती नहीं कर सकते, इस पे आप खेती नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रिटेन का राजा क्या कह देता है, आप इस पे खेती नहीं कर सकते, जो हमने नई जमीन हड़पी है आप इस पे खेती नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से लोगों में और गुस्सा आ गया, ठीक है। उस समय यूनाइटेड किंगडम तो इस तरीके के कानून बना दिए। अब देखो होता क्या है, उस समय जो यूनाइटेड किंगडम का राजा है, जो किंग है, उसका नाम क्या है, किंग जॉर्ज सेकंड,
और ये ना पागल था, मतलब सच में ये पागल था, इसका दिमाग फिरा हुआ था। इसको कमरे में बंद करके रखते थे, इतना पागल था ये। बाहर आते ही कभी थालियां बजा रहा है, कभी प्लेट बजा रहा है, मतलब पागल सा था ये। किंग जॉर्ज जो है वो पागल था। तो सारा शासन इसका बेटा और इसकी बीवी चलाती थी। ठीक है, इसके नाम पर इसका बेटा और इसकी बीवी सारा चलाती थी। इसको क्या लगता था, ये कहता था ये जो कॉलोनी होती है ना, ये तो मेरे पैर की जूती होनी चाहिए। इसको नफरत थी कॉलोनी से, जो ब्रिटेन की 13 कॉलोनी थी उनसे नफरत थी इस राजा को। ये कहता था ये तो मेरी पैर की जूती होनी चाहिए। और इसने बहुत सारे जो एक्ट है वो जारी कर दिए। पॉपुलर एक्ट इसने जारी कर दिए, कुछ कानून बना दिए इस राजा ने, पागल तो था ही। अपने बेटे और पत्नी को कह के कुछ कानून बनवा दिए। पहला कानून बना दिया शुगर एक्ट 1764 का। और इसमें यह कह दिया, उस समय पता है शुगर बहुत होती थी इस एरिया के अंदर, और यूरोप शुगर का शौकीन था, यूरोप के अंदर शुगर बहुत ज्यादा खाई जाती थी। तो इसने कानून बना दिया कि जो शुगर का व्यापार होगा सिर्फ इंग्लैंड के साथ करोगे, आप और किसी के साथ ये व्यापार नहीं कर सकते, सिर्फ इंग्लैंड के साथ करोगे। दूसरा कानून इसने बना दिया क्वाटरनरी क्वाटरनरी एक्ट 1764 का। 1764 का क्वाटरनरी एक्ट बना दिया। और इस एक्ट में क्या कहा कि तुम्हारे अमेरिका के अंदर हमारी जितनी भी आर्मी खड़ी है, जो भी अमेरिका के अंदर आपने हमने आपकी रक्षा के लिए आर्मी खड़ी कर रखी है, उसका खर्चा पानी तुम दोगे, उसकी सैलरी तुम दोगे। अमेरिकन कॉलोनी के ऊपर ये बोझ लाद दिया कि हमारी आर्मी का खर्चा तुम दोगे। तीसरा कानून ये स्टैंप एक्ट लेके आता है, 1765 का स्टैंप एक्ट लेके आता है। उसके अंदर क्या कहता है, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी लीगल कागज बनेंगे, उनके ऊपर आपको स्टैंप लगानी पड़ेगी, मतलब उनपे स्टैंप जारी करनी पड़ेगी। जैसे आज के दिन आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी पे 7% स्टैंप ड्यूटी लग रही है, यानी लगभग 3.5 लाख रुपए के स्टैंप आपको खरीदने पड़ते हैं कोर्ट से। तो यहाँ पे भी कहा जितने भी लोकल डॉक्यूमेंट खरीदोगे, आपको कुछ कागज खरीदने पड़ेंगे जिसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसपे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो जितने भी जर्नलिस्ट लोग थे, उनको रोजाना इन कागजों की जरूरत होती थी। जितने भी लॉयर लोग थे, उनके ऊपर कर्जे का, मतलब उनके ऊपर जो खर्चा है उसका बोझ बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने स्टैम्प एक्ट भी लागू कर दिया। ठीक, तो बहुत सारे कानून इसने ऐसे ऐसे बना दिए जो नहीं होने चाहिए थे 7 ईयर वॉर के बाद। अब इनके अंदर गुस्सा गुस्सा भर गया, गुस्सा भर गया, तो अब ये लड़ाई शुरू कर देंगे। लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, 1760 में ये लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये लड़ाई के अंदर अब क्या क्या होगा, ये हम अगली क्लास में देखने वाले। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ तक। बस ये थोड़ा सा ही रह गया है, ज्यादा नहीं है। अब लड़ाई के अंदर ये क्या करेंगे, कानून के कुछ, जैसे कि कुछ बैनर बनाएंगे, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, या तो हमको पार्लियामेंट में हिस्सा दो, नहीं तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। अब इस तरीके की लड़ाइयां शुरू होगी। ठीक है, तो आपको जो भी पूछना है यहां तक पूछ लीजिए। समझ आया अमेरिकन रिवॉल्यूशन है क्या? जो भी पूछना है पूछ लीजिए। मैं आपको नोट्स दे दूंगी हैंड रिटन लिखे हुए, ये तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। बाकी क्लास की तो कर दिए ना अर्चना मैंने। अच्छा लगा टॉपिक? टॉपिक अच्छा लगा तुमको? अब देखो, अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे हैं। फिर साउथ हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को ज्यादा डाउट यही है। नोट्स नहीं मिले क्या गीता? मैं अभी देखती हूँ, अभी डालती हूँ। पक्का अभी दे देती हूँ।
हाँ बिल्कुल ले सकते हो। देखो ये पीडीएफ का प्रिंट वाला सवाल मेरे पास पहले भी आया था समझो। जब आप पीडीएफ ओपन करते हो ना तो आपको दो निशान दिखते हैं, एक तो दिखता है तीर का, एक यहाँ पे ऐसे खिड़की सी बनी होती है। अगर आप यहां से डाउनलोड करोगे ना तो ये आपकी ऐप में डाउनलोड होंगे और प्रिंट नहीं होंगे। अगर आप यहां से डाउनलोड करते हो ना तो ये आपके फोन की गैलरी में सेव हो जाएंगे, और यहां से आप उसको कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, मेल वगैरह पे, व्हाट्सएप पे, और फिर उसका प्रिंट निकल जाएगा। तो इस तरीके से प्रिंट का तरीका है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों के नोट्स डाल देती हूँ पुराने टॉपिक्स के भी, और अभी क्लास में यहाँ पे खत्म करती हूँ। बस इतना सा रह गया, अभी लड़ाई कैसे करेंगे, वजह हमने सारी समझ ली, कैसे कैसे कानून आ रहे हैं, क्यों ये लड़ रहे हैं, ठीक है, कैसे राज होता है एक दूसरे के ऊपर। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। हाँ मैं ही कराऊंगी सब कुछ।